अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम कवर करेंगे मॉड्यूल 96 टू 100। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसलिए शुरू से ही अपने आप को एक्टिव करके बैठें और तैयार रहें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। आज का जो हमने, क्योंकि हम एल्गोरिथम का टॉपिक पढ़ रहे हैं एज यू नो ऑलरेडी, तो अब हम चलते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है कि हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। इससे पहले जो है हमने कल के जो लेक्चर था उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा नहीं थी, लेकिन बस शुरू में हमने ये देखा था कि इफ एल स्ट्रक्चर होता है, एक वाइल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात हुई कि मुख्तलिफ फील्ड की बात हुई कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और फिर हमने एंड पे देखा कि हमें जो है वो कंप्यूटर साइंस में जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं। हमने मॉड्यूल आई थिंक 92 में ये बात की थी कि 4 स्टेप के सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को समझना होता है, फिर हमने उसके लिए एक एल्गोरिथम बनाना होता है, फिर हमने उस प्लान को कैरी आउट करना होता है, और फिर हमने देखना होता है कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो एक्यूरेट है कि नहीं, और फिर ये भी देखना है कि क्या वो प्रोग्राम इस काबिल है कि उसे किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सके। ठीक है। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं ये है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव स्ट्रक्चर का अगर मैं दूसरा नाम आपको बताऊं तो इसको वाइल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, यानी कि वो काम जिसमें एक ही काम बार बार होना हो। ठीक है। इसको आइटरेशन कहते हैं, इसको लूप भी कहा जाता है। ये चीज आप आगे जाके पढ़ेंगे। अब आइटरेटिव स्ट्रक्चर के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ काम करने के तरीके होते हैं। इसमें जो एक तरीका है वो है सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि आपके पास एक लिस्ट हो पूरी नामों की। ठीक है। अब आपके पास 4-5 नाम हो तो इजी होता है एक इंसान के लिए कि ठीक है हाँ उसमें से अहमद का नाम ढूंढना है तो आप फौरन से ढूंढ लोगे। लेकिन आप ये सोचो कि हजार हजार नाम हो आपके पास और उसमें से आपने मिस्टर अहमद को ढूंढना है या मिसेस आयशा को ढूंढना है, कुछ भी ऐसा नाम, तो आपको कितनी देर लग सकती है। लेकिन यही काम अगर हम आज के दौर में कंप्यूटर से करवाना चाहे तो वो 1 सेकंड में कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसके पीछे एक प्रोग्राम डेवलप किया गया है। अब ये प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे इन्होंने जो मिसाल दी हुई है कि आपके पास 20 एंट्रीज हैं। ठीक है, 20 नाम है आपके पास और आपने क्या करना है, उसमें से एक पर्टिकुलर नाम ढूंढना है। ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि आपकी जो टारगेट वैल्यू है, यानी कि आपके पास जो नाम अहमद है, उसको आप शुरू से शुरू करेंगे और हर नाम के साथ मैच करते जाएंगे जब तक आपका जो टारगेट वैल्यू है नहीं आती है। तब तक टेस्ट एंट्री होती रहेगी, यानी कि अगला नाम आता रहेगा, अगला नाम आता रहेगा, अगला आता रहेगा, और इस तरह से वो चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा जब तक आपको आपकी टारगेट वैल्यू नहीं मिल जाती। ऐसा ही है, हमारा माइंड यही कहता है। लेकिन इसको अगर हम सूडो कोड इसका लिखना चाहें तो कैसे करेंगे? क्यों कहते हैं कि सिलेक्ट द फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट एज अ टेस्ट एंट्री। यानी कि सबसे पहले तो हमने ये कर दिया कि जो लिस्ट में पहला नाम है उससे, यानी कि जो भी लिस्ट में पहले पे होगा उसको हमने टेस्ट एंट्री का नाम दे दिया। उसके बाद हमने व्हाइल लूप में ये लिखा है कि व्हाइल लूप में हमने क्या उसकी लिखनी होती है, क्या कहते हैं, कंडीशन। कंडीशन हमने ये लिखी है कि टारगेट वैल्यू इज ग्रेटर देन टेस्ट एंट्री, यानी जब तक वो उससे ज्यादा, मतलब डिफरेंट है, आप कह सकते हैं ये बड़ी है, और जब तक जो है वो लिस्ट में नाम बाकी हैं तब तक ये लूप चलनी चाहिए। अब हमने इसमें दो जो है वो कंडीशंस लगा दी हैं। अब जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक तो जो है ये वाइल स्ट्रक्चर चलता रहेगा। और क्या होगा नेक्स्ट, हमने क्या करना है, सिलेक्ट द नेक्स्ट एंट्री इन द लिस्ट एज द टेस्ट एंट्री। यानी कि जब जब आपकी टारगेट वैल्यू से टेस्ट एंट्री मैच नहीं करेगी तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो टेस्ट एंट्री के तौर पे जो है वो सामने आती जाएगी। अब हमने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है। ठीक है। और ये रुकना कब है? क्यों कहते हैं आगे हमने फिर इसका इफ स्ट्रक्चर भी एक लगाया है कि इफ अगर, यानी वो ये कह रहे हैं हो जाए तो फिर क्या होगा कि अगर हमारी टारगेट वैल्यू बराबर हो जाती है टेस्ट एंट्री के, फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट वैल्यू क्या थी, नाम था अहमद, और वो बराबर हो जाती है टेस्ट एंट्री के, टेस्ट एंट्री जो आप बार बार लिस्ट में नेक्स्ट नाम दे रहे थे और वहां पे भी अहमद आ गया, अब दोनों बराबर हो चुके हैं, तो आपने क्या कर देना, डिक्लेयर रिजल्ट एज अ सक्सेस, यानी कि आपको नाम मिल चुका है। और अगर आपको पूरी लिस्ट में वो नाम नहीं मिलता तो फिर आपने क्या कर देना, डिक्लेयर सर्च एज अ फेलियर, कि आपने बता देना है कि हाँ इस लिस्ट में वो नाम नहीं है। इस तरीके से जो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और फिर आपके चाहे वो उस लिस्ट में 20 नाम है, 100 नाम है, 1000 नाम है, तो वो आपका वो नाम आपको 1 सेकंड के अंदर ढूंढ के दे देगा। इस तरीके से जो है ये एक सूडो कोड बनेगा। इस सूडो कोड को समझाया तो मैंने दिया है, लेकिन अगर आपको इसको रट्टा लगा के भी याद करना पड़े तो आपने इसे याद करना है। और दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे जब इक्वल का नाम लिया तो लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इक्वल के निशान है।
तो जब आप सूडो कोड लिखते हो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के अंदर इक्वल के लिए ये डबल इक्वल का निशान यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो सिर्फ एक इक्वल होता है ना, वो इक्वल नहीं होता, बल्कि उसको कहा जाता है साइन, यानी कि हम किसी चीज को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं लिखूंगी ना कि टारगेट वैल्यू और आगे मैंने उसके आगे सिर्फ एक इक्वल का निशान लगा के आगे मैंने अहमद लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने टारगेट वैल्यू जो है, यानी कि ये मेरा फंक्शन का नेम है और इसको जो मैंने वैल्यू असाइन की है वो अहमद है। यानी कि वैल्यू असाइन करने के लिए किसी भी चीज को एक जो इक्वल का निशान यूज होता है, और अगर हमने दोनों साइडों का इक्वल बोलना है कि ये साइड इसकी इक्वल है, तो उसके लिए डबल इक्वल का निशान यूज होगा। ये याद रखिएगा कि जो एक इक्वल का निशान होता है वो असाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने जो है वो करना है। और जब हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया, तो अगर लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है, तो तब भी आपने क्या कर देना, डिक्लेयर सर्च एज अ फेलियर। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक पूरा सूडो कोड बन जाता है। इस सूडो कोड को आप याद भी करें, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे इन्होंने इसका पूरा ये देखें बकायदा से, जो वहां पे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो रही थी ना, क्योंकि दरमियान में बाकी चीजें लिखी हुई थी। ये देखें अब शुरू कहाँ से हुआ कि डेफ, हमने आपको पता है ना डेफ लिखना होता है, और डेफ के बाद हमने अपने फंक्शन का नाम लिखना होता है। अब हमारा फंक्शन क्या है कि हमने सर्च करना है। सर्च क्या करनी है कि लिस्ट है हमारे पास और उसमें से हमने टारगेट वैल्यू सर्च करनी है। अब सबसे पहले क्या है कि सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो वहीं से फंक्शन टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये लगा लिया कि इफ लिस्ट इज एम्प्टी डिक्लेयर द सर्च एज अ फेलियर। यहाँ पे तो अगर तो एम्प्टी होगी तो यहीं से ही काम खत्म हो जाएगा, आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, एल्स एल्स ये है कि अगर हैं एंट्रीज, यानी कि अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, फर्स्ट एंट्री को एज अ टेस्ट एंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। और फिर वाइल में कंडीशन हमने लगाई हुई है कि जब तक हमारी टारगेट वैल्यू जो है वो टेस्ट एंट्री से जो है वो स्मॉल है, तो हमने जो है, और जब तक लिस्ट में जो है वो एंट्रीज रिमेन है, तब तक हमारी लूप चलनी चाहिए। और नेक्स्ट एंट्री को हमने एज अ टेस्ट एंट्री सिलेक्ट करते जाना है। और आगे हमारा एक स्ट्रक्चर लगा हो कि जब तक हमारी टारगेट वैल्यू टेस्ट एंट्री के बराबर नहीं हो जाती, तब तक लूप चलेगी। जब हो गई तो डिक्लेयर कर देना है एज अ सक्सेस, और अगर नहीं मिलती तो हमने एज अ फेलियर डिक्लेयर कर देना रिजल्ट। तो ये एक सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम का सूडो कोड है। यहाँ से ये इस तरीके से ये सूडो कोड आपने याद करना है। यानी इस तरीके से आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम का सूडो कोड लिखें, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि लूप कंट्रोल मतलब क्या, किस तरीके से इस लूप को कंट्रोल किया जाता है, या लूप कंट्रोल क्या होता है इटरेटिव स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले लूप क्या होती है ये देख लेते हैं। तो लूप की ये जो डेफिनेशन है उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप देखें। तो ये कहते हैं कि रिपीटेटिव यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, कि जब एक ही इंस्ट्रक्शन हो और उसका रिपीटेटिव यूज होना हो और सीक्वेंस हो इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसके लिए क्या है, हम एक जो है वो जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं इटरेटिव स्ट्रक्चर, उसको लूप कहा जाता है, जो कि बात मैं आपको लेक्चर के शुरू में ही बता चुकी थी। और इसके अंदर जो हमारा असल फंक्शन होता है वो बॉडी कहलाता है, बॉडी ऑफ द लूप होती है, यानी कि जो काम हमने इससे करवाना होता है। लाइक हमने जैसे अब पीछे कह रहे थे कि हमने अहमद नाम सर्च करना है, तो वो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो बॉडी ऑफ द लूप है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन होती रहती है जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है, आपने जब तक आपको आप सर्च कर रहे हो, तो नेक्स्ट एंट्री को आपने एज अ टेस्ट एंट्री सिलेक्ट करना होता है। अब ये कैसे बनाई जाती है कि आपने वाइल स्टेटमेंट है आपकी, यानी वाइल, उसके आगे कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन के बाद बॉडी, अगर कंडीशन ठीक है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, चेक कंडीशन एग्जीक्यूट बॉडी, चलता रहेगा काम यहाँ तक कि आपकी कंडीशन फेल हो जाए। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक आपकी वो बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आइटरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो है इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट, जबकि हमने बिल्कुल एल्गोरिथम को शुरू किया था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक एल्गोरिथम के अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं। उसके अंदर सबसे पहले चीज ये होना जरूरी है कि उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर होना चाहिए यानी कि वो एक तरतीब में लिखा होना चाहिए। अब उस ऑर्डर के साथ उसे फॉलो नहीं किया जाता, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि अगर फर्स्ट जो है वो रॉन्ग होगी तो हम सेकंड वाले को कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाली प्ले होगी तभी सेकंड पे जाएंगे, नहीं, सिर्फ उसे ऑर्डर में लिखा हुआ होना जरूरी है। दूसरी चीज हमने ये कहा था कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अनएम्बिगियस होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें हर इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डबल मीनिंग वाली बात ना हो रही हो। ये चीज हमने देखी थी। तीसरी बात जो उसके बारे में थी वो ये थी कि आपकी जो एल्गोरिथम है उसका एंड जरूर होना चाहिए, टर्मिनेशन जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी एल्गोरिथम ऐसा नहीं होता कि जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, टर्मिनेट उसे जरूर होना है। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है, जब आपने जो कंडीशन लगाई हुई है वो गलत हो जाए और आपकी एक्टिविटी रुक जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन।
ठीक है। अब ये टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ ही चल रही होती है लूप। अब जो कंपोनेंट्स हैं रिपीटेटिव कंट्रोल के, ये आपने याद करने हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इनिशियलाइज, यानी कि काम को शुरू करना। वो कहते हैं कि इस्टैब्लिश इन इनिशियल स्टेट, एक इनिशियल स्टेट यानी बिल्कुल शुरू का काम शुरू किया जाता है। और वो मॉडिफाई होता है टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ, यानी कि मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब कंडीशन चेक हो रही है, अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं है तो फॉल्स होगी, यानी कि वो जा तो एंड की तरफ रही है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, टेस्ट किया जाता है। इनिशियलाइज हुई है, फिर टेस्ट हो रही है कि यानी कि वो करंट स्टेट को चेक करता है कि क्या कंपेयर करता है, यानी कि मेरी करंट स्टेट मेरी कंडीशन के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो वो चलती रहेगी, नहीं है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। और मॉडिफाई यानी कि वो स्टेट को चेंज करता है। अगर यानी कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि इस बार 5 बार आपने नाम लिखना था ना, 5 बार आपने नाम प्रिंट करना था, उसके लिए आपने व्हाइल लूप चलाई। आपने व्हाइल लूप चलाई है, एक बार आपने देखा कंडीशन कि हाँ, अभी तक जो मेरे पास है वो 5 से जो है वो कम है, तो आपने उसके लिए नाम एक बार प्रिंट कर दिया। फिर अगली बार आप क्या करोगे, स्टेट को चेंज करोगे, यानी कि उस 5 में से 1 माइनस करोगे, 4 होगा, तभी तो वो कंडीशन खत्म होने की तरफ जाएगी ना। यानी कि स्टेट को चेंज किया जाता है, माइनस किया जाता है, जैसे जैसे आप प्रिंट करते जा रहे हो, एक एक माइनस करते जाओ, ताकि आपकी वो कंडीशन खत्म होने की तरफ जाए। तो यानी कि ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनिशियलाइज, टेस्ट एंड मॉडिफाई। ताकि तीनों का मकसद क्या है कि हमने इस सिचुएशन को खत्म करना ही करना है। ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद करने हैं। यहाँ पे भी इन्होंने आइटरेटिव स्ट्रक्चर की लूप एग्जीक्यूशन यानी कि उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सूडो कोड दिया हुआ है, इसको जो है वो उन्होंने करके नहीं दिखाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि एक सूडो कोड लिखें, मैक्सिमम नंबर एक लिस्ट में से फाइंड आउट करना है। ठीक है। यानी कि एक लिस्ट है और इसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, उसके लिए सूडो कोड लिख के दिखाएं। अब इन्होंने यहाँ पे ये लिस्ट भी दी हुई है कि 12, 18, 299, 38, ये आपके सामने लिस्ट है। और इसमें से अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए सूडो कोड कैसे लिखा जाएगा, इन्होंने यहाँ पे ये सूडो कोड लिख के दे दिया है। एज इट इज आप इसको याद करना है। मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ आपके सामने। या अब हमें सूडो कोड लिखना हो तो ये तो आपको पता है कि डेफ की वर्ड है, ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपने फंक्शन का नाम लिखना होता है, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है कि हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ये हो गया। अब जैसे पीछे हमने किया था कि हमने जो है वो अपने टारगेट वैल्यू को जो है वो एज अ फर्स्ट नंबर लिखना होता है, और करंट वैल्यू को क्या है कि मतलब आगे जो टेस्ट एंट्री, यानी कि टारगेट एंट्री पहले और फिर टेस्ट एंट्री। अब टारगेट एंट्री क्या है कि हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो हमारा फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मैक्सिमम कंसिडर कर लेंगे। और करंट में हमने क्या लिखना है कि सेकंड नंबर इन द लिस्ट, यानी कि आगे आगे आते जाएंगे आते जाएंगे। और कंडीशन हमने क्या लगा दी है, व्हाइल में हमने ये कंडीशन लगाई है कि जब तक लिस्ट में नंबर मौजूद है। और इफ में हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक मैक्सिमम ग्रेटर देन है करंट से, तब तक जो है वो इफ का स्ट्रक्चर चलता रहे। जब मैक्सिमम करंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक बराबर नहीं होता तो हमने करंट के आगे क्या है, नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट लाते रहेंगे। और हमारा आखिरी जवाब क्या आना चाहिए, मैक्सिमम इज इक्वल टू करंट। जब तक हमारा ये नहीं आता, करंट नहीं आता, तब तक हम क्या करते रहेंगे, नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट लेते रहेंगे। अब 12 से शुरू होगी, 12 को जब हम करेंगे 18 के साथ, तो 12 अभी छोटा है, 18 बड़ा है, आगे चलता रहेगा काम। फिर हम 18 को लेंगे, 18 से आगे तीसरी ली, 299 है, 18 छोटा है, ये बड़ा है, चेक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। यानी कि हम, और जब तक 999 से, अब 999 के आगे जब आप सारी कंपेयर करने लगोगे तो डेफिनेटली इससे बड़ा कोई भी नहीं होगा, तो एंड पे आपके पास 99 बच जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इसका ये जो है वो इसका ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ये जो एग्जाम्पल करने वाली है ना, इन जो करके दिखाई गई है वो ये वाली आइट्रेशन किस तरीके से चलेगी, ये यहाँ पे करके दिखाई गई है। अब इसका सूट यहाँ पे इन्होंने क्या हमें दिया हुआ है कि आपने सूडो कोड मालूम करना है एक फैक्टोरियल का। ठीक है। वो कह रहे हैं कि फैक्टोरियल मालूम करना है नंबर n का, उसके लिए अगर आपको एक सूडो कोड लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। अगर तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिर्फ सूडो कोड लिखें, तो सूडो कोड इसका सिर्फ इतना है। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और कहा जाता है कि फैक्टोरियल मालूम करना है किसी नंबर का, उसके लिए सूडो कोड लिखें, तो वो आपने सिर्फ इतना लिखना है, डेफ लिखा, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है, फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला आगे से याद रखने वाला है कि f इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 1, यहाँ से शुरू होगी। और वाइल में कंडीशन ये लगी हुई है कि जब तक i जो है वो लेस ग्रेटर देन या फिर इक्वल देन n नहीं हो जाता, तब तक जो है वो लूप चलेगी। और इसमें यह है कि f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई i, और i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये एक फार्मूले के तौर पे चाहे आप रट्टा लगा लो, जो भी कर लो, फैक्टोरियल मालूम करने का क्वेश्चन आपके पास आता है तो सूडो कोड यही होगा। यहाँ तक तो सिर्फ सूडो कोड है। नीचे इन्होंने हमें, यानी जब तक आपको n की वैल्यू नहीं दी जाएगी ना, तब तक आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पे नीचे इन्होंने इसी क्वेश्चन को हल करके दिखाया हुआ, इन्होंने हमें दिया हुआ, कहते हैं कि लेट्स एग्जीक्यूट, अगर क्या आपके पास n इज इक्वल टू 5 है और आपको इस n का जो है वो फैक्टोरियल मालूम करना है।
अब इन्होंने ये नीचे इटरेशन किस तरीके से की है, ये मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ कॉपी के ऊपर, ठीक है? करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, जो कि सिर्फ मेरे बोल देने से शायद आपको समझ में ना आए। इस वजह से मैं आपको ये जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि ये इटरेशन किस तरीके से हुई है। ओके, तो आप ये देखें कि आपकी बुक पे जो सूडो कोड लिखा हुआ था फैक्टोरियल मालूम करने का, ये मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। ये हमने सूडो कोड लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है। n इज इक्वल टू 5 है और हमने इसको अब एग्जीक्यूट करना है, इस लूप को। ये हमने एक लूप बना ली, इसको एग्जीक्यूट करना है। और आपको पता है ना, लूप एग्जीक्यूट होती है कि जब तक हमारी कंडीशन रॉन्ग ना हो जाए। यानी कि हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है, जब तक n 5 तक हमारा काम नहीं होता तब तक हमने फैक्टोरियल मालूम करते रहना। अच्छा, फैक्टोरियल में हम होता क्या है कि अब n इज इक्वल टू 5 है ना, अगर तो इसका फैक्टोरियल मालूम करने का मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इसको यानी कि मल्टीप्लाई करें, एक को 2 से करें, दो एक बार 2, 2 3 बार 6, 6 4 बार 24, 24 5 बार 120। यानी कि नॉर्मली अगर ये इसको एल्गोरिथम के हटा के करें तो ये इस तरह से करना होता है। लेकिन अब हम क्योंकि इसको बाकायदा एक एल्गोरिथम के हिसाब से करने जा रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये बताया गया कि जब शुरू होगी तो f इज इक्वल टू 1 है और i इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट आइट्रेशन से पहले हमें ये बताया गया, ठीक है, कि हमारा f इज इक्वल टू 1 है, i इज इक्वल टू 1 है, ये हमें बताया गया। अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन करनी है। फर्स्ट आइट्रेशन होगी हमारी और इसमें हमने फार्मूले के हिसाब से चलना है। और हमें फार्मूले में क्या बताया गया कि f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई i, यही बताया गया हमें। अब हमने f को अगर मल्टीप्लाई किया जाए i से तो क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 और इज इक्वल टू 1 होगा। और दूसरा हमें क्या बताया गया कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस 1। तो ऑलरेडी हमारे पास i क्या है, 1 है, इसमें अगर प्लस कर दे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारे पास क्या है, f 1 हो चुका है और i 2 हो चुका है। सेकेंड आइट्रेशन करेंगे हम। सेकेंड आइट्रेशन हमने शुरू की है, इसमें हमने दोबारा से वही फार्मूला लगाया है कि f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई i और i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई प्लस 1, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी f क्या था, f है हमारे पास 1 और i हमारे पास क्या हो चुका है, 2, ठीक है। अब f को हमने i से मल्टीप्लाई करना है। जब हम f को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हमने i के अंदर एक और प्लस करना है, तो 2 में जब 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3। सेकेंड आइट्रेशन के बाद ये हो गया। फिर हमने थर्ड आइट्रेशन करनी है इसी तरीके से। थर्ड आइट्रेशन में फिर से वही चीज़, फार्मूला सेम लगना है कि हमने जो हमारा f है, f का आंसर हमारे पास 2 है, उसको i से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास f क्या है, 2 है और हमारे पास i क्या है, 3। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 और हमने i के अंदर एक प्लस करना होता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 4। फोर्थ आइट्रेशन करेंगे। फोर्थ आइट्रेशन के अंदर वही चीज़ दोबारा से आएगी कि अब हमारे पास क्या हो चुका है, f है 6 और 6 को हमने i से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और ये 24 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है, इसके साथ हमने क्या करना होता है, एक प्लस करना होता है, ये हमारा हो जाएगा 5। इसी तरीके से जब हम फिफ्थ आइट्रेशन करेंगे, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, आपको पेज आगे करूँगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। फिफ्थ आइट्रेशन मैंने की है। फिफ्थ आइट्रेशन में क्या करेंगे, अब वही बात है कि इसको हमने इससे जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। 24 मल्टीप्लाई 5 होगा तो आंसर हो जाएगा 120 और अगर हम इसमें प्लस करेंगे, 5 में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ तक हमारा चल गया। अब हर बार कंडीशन क्या चेक हो रही थी कि जब तक हमारा i जो है वो इक्वल या फिर ग्रेटर देन n नहीं हो जाता, कंडीशन हमारी ये चल रही है, ठीक है। अब जैसे ही कंडीशन चेक होगी, हमारा अब i क्या हो चुका है, 6 हो चुका है, i इज इक्वल टू 6 हो चुका है ना हमारा, और हमारा f इज इक्वल टू क्या हो चुका है, 120 हो चुका है। अब ये हमारे पास सिचुएशन है। लेकिन अब जब हम वाइल की कंडीशन चेक करेंगे तो हमारा i जो है वो ग्रेटर देन n हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारा n क्या था, 5 था और अब हमारा i 6 है, तो हमारी 6th आइट्रेशन नहीं हो सकती और हमारा यहीं पे फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा और हमने n की वैल्यू निकाल ली है। n की वैल्यू हमारे पास 120 आ चुकी है, यानी कि ये फैक्टोरियल हमारा मालूम हो चुका है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी किस्म की, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, मजीद लेक्चर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।